हेलो। तो हम न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले जो लास्ट वीडियो हम आप लोगों को बतलाए थे कि जो अगला जो क्लास होगा उसमें हम न्यूमेरिकल बताएंगे, एनसीईआरटी का पूरा न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। तो हम सोच रहे हैं चूँकि ये चैप्टर लंबा समय चला है तो हो सकता है कुछ शुरू का कुछ फॉर्मूला जो है सो आप लोगों के दिमाग से कुछ निकल गया हो। और न्यूमेरिकल में तो हम लोगों को सारे फार्मूला का इकट्ठे एक जगह ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि ये पूरे चैप्टर का एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं। ये पूरा चैप्टर जो सेकेंड चैप्टर चला है एनसीईआरटी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इस पूरे चैप्टर का एक बार रिवीजन करवा देते हैं आज की क्लास में। और फिर अगले क्लास में जो है सो उसका हम पूरा न्यूमेरिकल जो है सो बस एक ही क्लास में हो जाएगा, पूरा न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आज थोड़ा सा रिवीजन करवा लेते हैं और आप लोग पूरा लास्ट तक अपना बढ़िया से इसको समझिएगा और थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम लोग पढ़े थे क्या चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बस शॉर्ट में हम लिखते चलेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ था कि अगर कोई चार्ज है, कोई चार्ज Q है और इसके नज़दीक इसके विद्युतीय क्षेत्र में कोई दूसरा अगर परीक्षण आवेश Q0 को अगर लाया गया, ये कोई पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, इसके विद्युतीय क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश Q0 को लाया गया, तो इस स्थिति में जो है सो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाता था U, या जो कि W के बराबर होता था कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0/R। R क्या हुआ, दोनों के बीच का गैप हुआ। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसा नहीं रह करके, मतलब एक Q और दूसरा Q0 नहीं रह करके, मान लीजिए अगर ऐसा होता Q1 और Q2 रहता तो फॉर्मूला यही रहता, यही फॉर्मूला है, बस मामूली सा परिवर्तन हो जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यही हो जाएगा Q1 Q2/R। अगर दोनों के बीच का दूरी कितना है, R है तो, ठीक है। अगर मान लीजिए उससे ज़्यादा चार्ज है, एक से ज़्यादा चार्ज है, उसके कारण तो आवेशों के निकाय के कारण तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2/R प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q3/R, उसी तरह से ये बढ़ते चला जाएगा तो आवेशों के निकाय के कारण। अगला टॉपिक हम लोग को पढ़ना था, इसके बाद हम लोग को पढ़ना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत विभव क्या चीज हुआ, किसी एकांक परीक्षण धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र कहलाता, विद्युत विभव कहलाता था। तो उसका फॉर्मूला था V = W/Q0। तो यहाँ पर इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, W/Q0। W का हो जाएगा जूल, जो कि यहाँ पर निकाले हैं हम लोग, तो W का हो जाएगा जूल और Q का हो जाएगा कूलम। तो इसका SI यूनिट क्या चीज बन गया, जूल पर कूलम। ये हो गया विद्युत विभव। कोई भी परीक्षण आवेश को, कोई परीक्षण आवेश को अनंत से हम लोग कहाँ पर लाए, विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर लाए, तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन, वही कार्य क्या चीज कहलाया, विद्युत विभव कहलाया। फिर अगला टॉपिक क्या चीज था, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर। विभवांतर क्या चीज, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का अंतर। जैसे कि यहाँ पर तो जैसे कि ये तो सोर्स चार्ज है ही, इसके विद्युतीय क्षेत्र में एक बिंदु ले लेते हैं P, दूसरा बिंदु ले लेते हैं Q। तो यहाँ पर लाए Q0, उससे पहले हम यहाँ लाए थे, तो यहाँ का पोटेंशियल अगर मान लेते हैं V1 है और यहाँ का पोटेंशियल V2 है और दोनों के बीच का दूरी हम मान लेते हैं ΔX है। तो ये जो हुआ विभवांतर क्या चीज़, ΔV = V1 - V2, जिसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्या चीज़, W1/Q0 माइनस W2/Q0, यानी कि ΔW/Q0। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, विभवांतर हो गया। विभवांतर और विभव क्या चीज होता है, देखिए विभव हुआ कोई भी परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में किया गया कार्य, यानी कि अनंत पर विभव 0 और यहाँ पर कोई विभव भी, ठीक है, यानी कि V2 का मान 0 हो जाए तो हो गया विभव, और अगर दोनों का कुछ वैल्यू है तो यहाँ पर हो गया विभवांतर। विभव या विभवांतर करता क्या है, आवेश के प्रवाह के दिशा का निर्धारण करता है। जो आवेश जो गति करेगा, प्रवाह करेगा, तो किधर से किधर की ओर होगा, तो उसी के दिशा का निर्धारण करता है विभव या विभवांतर। मुख्य रूप से विभवांतर, विभव तो कुछ होता ही नहीं है, विभवांतर ही होता है। वही विभव जब लास्ट में 0 हो गया तो उसको विभव बोल दिया, वही विभवांतर जब अंतिम वैल्यू 0 होता है, V2 0 होता है तो उसको विभव बोल दिया जाता है, लेकिन वास्तव में विभवांतर ही होता है, विभव कुछ नहीं होता है।
तो इसका काम क्या है, आवेश के प्रवाह के दिशा का निर्धारण करना। और आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। जैसे कि जिस तरह से पानी ऊपरी सतह से निचली सतह की ओर प्रवाह कर रहा है, ठीक उसी तरह से आवेश का प्रवाह किधर से किधर की ओर होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो विभव समझ गए, विभवांतर समझ गए, और इसका दोनों का मात्रक ऐसा यूनिट वही होगा न्यूटन जूल पर कूलम। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हम लोग का फॉर्मूला था, जैसे कि यहाँ पर जो है अगर सोर्स चार्ज Q है और इससे r दूरी पर हमको V का वैल्यू निकालना था, तो V इक्वल टू क्या चीज, W बाई क्यू नॉट, ये ना होता है। तो V इक्वल टू W का वहाँ फॉर्मूला हम लोग कितना मिला था, 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r, और ये क्यू नॉट बाई क्यू नॉट, तो बाई क्यू नॉट को हम यहाँ लिख देते हैं क्यू नॉट, इससे ये कट गया। तो V इक्वल टू हो गया 1/4πε0 क्यू बाई r। ये हो गया बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। स्पष्ट है। अब अगर मान लेते हैं आवेशों का निकाय अगर है, एक से अधिक आवेश है, एक यहाँ Q1 Q2 Q4 अप टू Qn करके है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, इस स्थिति में जो विभव हो जाएगा V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू Vn। यहाँ ध्यान रखना है कि विद्युत विभव जो होता है सो अदिश राशि होता है, ये सदिश राशि नहीं है। तो जब अदिश राशि होता है तो जो अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल बनेगा, और निगेटिव चार्ज रहेगा तो निगेटिव पोटेंशियल बनेगा। इस बात को ध्यान रखना है। फिर इसके आगे हम लोगों को क्या चीज पढ़ना था, ये विद्युत विभव हो गया, बिंदुवत आवेश के कारण हो गया, आवेशों के निकाय के कारण हो गया। अब इसके आगे क्या चीज पढ़ना था हम लोगों को, इसके आगे का पढ़ना था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण जो हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी पढ़े थे पिछले चैप्टर में, तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव, जैसे कि एगो विद्युत द्विध्रुव याद कीजिए, -Q और +Q दोनों के बीच का दूरी 2a। इसके कारण अगर थीटा कोण और r दूरी पर हमको विद्युत विभव निकालना है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों को मिल गया था V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P cos थीटा बाई r स्क्वायर। ध्यान रखना है P cos थीटा बाई r स्क्वायर। अब इसका अक्षीय और निरक्षीय स्थिति, तो इसका अक्षीय स्थिति यानी कि थीटा अक्षीय स्थिति मतलब इधर की ओर, तो ये लाइन जब इधर जाएगा तो थीटा इक्वल टू कितना 0। तो अक्षीय स्थिति में जब थीटा इक्वल टू जब 0 डालिएगा तो V इक्वल टू हो जाएगा cos 0 का मान कितना 1, तो सीधे हो जाएगा 1/4πε0 P बाई r स्क्वायर। अगर निरक्षीय स्थिति की बात किया जाए तो निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा इसका वैल्यू जो होगा सो cos थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू होता है 0, इसी निरक्षीय स्थिति में हो जाएगा इसका वैल्यू कितना 0। ये था अक्षीय और निरक्षीय स्थिति। उसके बाद फिर हम लोग को क्या चीज़ पढ़ना हुआ, जो इसके बाद फिर आगे क्या चीज़ पढ़ना था, आगे हम लोग को पढ़ना था इक्विपोटेंशियल सरफेस समविभव तल। तो समविभव तल क्या चीज़, कि वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या हो, समान हो, वह तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव समान हो उसे समविभव तल कहते हैं। तो इसमें क्या होता था, और उसका फिर गुण भी था पढ़ना हम लोगों को। ये हुआ समविभव तल जिसके प्रत्येक बिंदु का विभव क्या चीज हो, समान हो, समविभव तल हो गया। इसका गुण भी हम लोगों को पढ़ना था। गुण में क्या चीज़ पढ़ना था हम लोगों को, कि अगर कोई भी समविभव तल के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। किसी समविभव तल पर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होता है, 0 होता है। कोई भी समविभव तल पर विद्युत क्षेत्र का दिशा किधर की ओर होता है, तल के लंबवत होता है। तो ये सब इसका गुण था। कोई दो समविभव तल आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है, क्योंकि कटान बिंदु पर क्या हो जाएगा, दो विभव हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। मान लेते हैं इसका वाला V1 है और नीचे वाला का V2 है, तो ये पॉसिबल कभी नहीं है। दो समविभव तल आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काट सकता है। तो ये सब जो है सो हम लोग को पढ़ना था समविभव तल में। ठीक है।
फिर इसके आगे हम लोग को पढ़ना था क्या चीज़, ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी चालक का व्यवहार, किसी विद्युतीय क्षेत्र में किसी चालक का व्यवहार। तो उसमें क्या चीज़ था कि कोई भी अगर विद्युतीय क्षेत्र में किसी चालक को रख दिया जाता था, विद्युतीय क्षेत्र के अंदर रख दिया जाता था, तो उसका धनावेश और ऋणावेश जो है सो अलग अलग हो जाता था। ठीक है, जिसके कारण क्या करता था, ये हुआ मूल विद्युतीय क्षेत्र, और ये क्या करता था, इधर की ओर विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता था, जो कि मूल विद्युतीय क्षेत्र का क्या हुआ, विरोध करता था। मतलब कि जब कोई चालक को किसी विद्युतीय क्षेत्र के भीतर रखा जाता था, तब वह उसका धनावेश ऋणावेश अलग अलग हो जाता था, जो कि क्या करता था, एक नया विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता था, जिसका दिशा मूल विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत होता था। ठीक है, उसके बाद ये हम लोग को, इसके बाद हम लोग को पढ़ना था क्या चीज़ के बारे में, डाइइलेक्ट्रिक परावैद्युत के बारे में। ठीक है, परावैद्युत के बारे में पढ़ना था, जो परावैद्युत। इसी बीच में हाँ एक और टॉपिक था, इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग, स्थिर विद्युत परिरक्षण। स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या चीज़, जिसमें कोई भी निकाय को विद्युतीय क्षेत्र से सुरक्षित करने की जो प्रक्रिया होती थी, उसको स्थिर विद्युत परिरक्षण कहा जाता था। जैसे कि अर्थिंग देना, अगर यहाँ पर ये चार्ज हो चुका है, मान लेते हैं ये अगर ऋणावेश आ गया, इधर धनावेश आ गया, इधर से कोई आदमी इसको छुएगा तो झटका लगेगा, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता था, अर्थ कर दिया जाता था, ताकि जो है सो ये जितना भी चार्ज जो है सो ग्राउंड हो जाए, और इसी को कहा जाता था इलेक्ट्रोस्टैटिक शेडिंग। ठीक है, तो ये उसके बाद हम लोगों को पढ़ना था डाइइलेक्ट्रिक के बारे में, परावैद्युत के बारे में। परावैद्युत कितना प्रकार का होता है, परावैद्युत क्या चीज़ कि वह कुचालक पदार्थ जिसको किसी विद्युतीय क्षेत्र में रखने पर क्या होता था, उसका पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज जो है सो उसका सेपरेट हो जाता था, तो उसी को बोला जाता था डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक भी दो तरह का, कुछ ऐसा डाइइलेक्ट्रिक होता था जिसका पॉजिटिव चार्ज धनावेश और ऋणावेश, पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र क्या होता था, अलग अलग होता था। और कुछ ऐसा डाइइलेक्ट्रिक होता था जिसमें पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का जो सेंटर ऑफ मास होता था वो कॉन्सेंट्रिक रहता था, संपाती रहता था। तो जिसमें अलग अलग रहता था उसको बुलाया जाता था नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, ध्रुवीय परावैद्युत, और जिसमें सकेंद्रीय रहता था उसको नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक और ध्रुवीय परावैद्युत कहा जाता था। तो उसमें थोड़ा सा जब वो टॉपिक चल रहा था उस समय अध्रुवीय और ध्रुवीय का हिंदी में एक ही हम परिभाषा लिखा दिए थे, तो अब थोड़ा सा एक बार उसको करेक्शन कर लीजिएगा। मतलब अध्रुवीय में क्या होता है कि जिसमें धनावेश और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र क्या हो, सकेंद्रीय हो। ध्रुवीय में क्या होता था, जिसका धनावेश और ऋणावेश का द्रव्यमान केंद्र क्या हो, अलग अलग हो, तो ध्रुवीय परावैद्युत हो गया। ठीक है, उसके बाद परावैद्युत एक नियतांक वहीं पर पढ़ना था कि ये क्या हुआ कि जब आप ध्रुवीय अध्रुवीय, मतलब कोई भी ध्रुवीय हो जाए अध्रुवीय हो, जैसे ही कोई विद्युतीय क्षेत्र में आप रखते हैं तो इसका धनावेश और ऋणावेश जो है सो अलग अलग होता था, जो कि मूल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तो एक विद्युतीय क्षेत्र अगर मान लेते हैं ये इधर से प्लस है, ये मूल विद्युतीय क्षेत्र हुआ, तो ये इसका इधर से इधर, इसका इधर से इधर। ठीक है, नेट जो बचेगा इसके अंदर, तो इधर से इधर की ओर बचेगा, तो इसके अंदर का विद्युतीय क्षेत्र E और ये मूल विद्युतीय क्षेत्र E नॉट। तो E नॉट और E का जो अनुपात होता था उसी को लाता था परावैद्युत नियतांक। कैसे सूचित किया जाता था, और चूंकि हमेशा E नॉट का ही वैल्यू ज़्यादा होगा, E का वैल्यू हमेशा कम रहेगा, इसलिए K का वैल्यू हमेशा होता था 1 से अधिक। परावैद्युत नियतांक पढ़े। परावैद्युत नियतांक पढ़ने के बाद जो है सो हम लोग आगे की ओर बढ़े, और तब पढ़े हम लोग किसके बारे में, कैपेसिटेंस, धारिता। धारिता क्या होता है, कोई भी चालक द्वारा आवेश को ग्रहण करने की क्षमता। कोई भी चालक जो है सो आवेश को जितना ग्रहण करने का क्षमता होता है उसी को कहा जाता है धारिता, विद्युतीय धारिता भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग निकाले थे, इसका फॉर्मूला होता था धारिता, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। उसी में कहा गया था कि जब चालक का आवेश बढ़ता है तो विभव जो है सो बढ़ता है। टंकी में जैसे जैसे आप पानी डालते जाइएगा उसका ऊंचाई क्या होगा, पानी का ऊंचाई क्या होगा, सतह का ऊंचाई क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो उसी तरह से Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q बढ़ेगा तो V भी बढ़ेगा। तो Q इक्वल टू C भी आया था, समानुपाती हटाने के बाद कॉन्स्टेंट लगाया था, तो वही C जो है इसी को बुलाता था कैपेसिटेंस। यही जो है C वो हो गया कैपेसिटेंस, और C इक्वल टू हो गया Q बाई V, जिसमें हम लोग गोलीय चालक की धारिता निकाले थे। गोलीय चालक की धारिता का फॉर्मूला था, जो गोलीय चालक था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, जहाँ पर R जो है सो गोलीय चालक के त्रिज्या है। अब
ये हुआ गोलीय चालक की धारिता। फिर चार्ज को स्टोर करने के लिए एक डिवाइस बनाया गया, एक युक्ति बनाया गया, उसका नाम क्या चीज पड़ गया? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? एक युक्ति है जो कि विद्युतीय आवेश को जमा करता है। उसमें क्या होता है? दो प्लेट होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। और ये कितना तरह का? समतल, तीन प्रकार का होता था कैपेसिटर। समांतर पट्टी का संधारित्र, गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र, जिसमें हम लोगों को सिलेबस में मुख्य रूप से पढ़ना था समांतर पट्टी का संधारित्र। तो समांतर पट्टी का संधारित्र में क्या चीज़? दो प्लेट होता था, समांतर प्लेट P1 और P2, और ये दोनों P1 और P2, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज, और इसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हम लोगों को निकला था एप्सिलॉन नॉट A/d। एप्सिलॉन नॉट तो समझ रहे हैं, विद्युतशीलता हो, निरपेक्ष विद्युतशीलता। ए क्या हुआ? प्लेटों का क्षेत्रफल, ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल, और डी क्या हुआ? प्लेटों के बीच का दूरी। जब इस दोनों प्लेटों के बीच सिंगल डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता था तब हम लोग को फॉर्मूला मिल जाता था के एप्सिलॉन नॉट A/d। डी क्या हुआ? परावैद्युत नियतांक, जो कि प्लेटों के बीच में भरा गया है। और के का वैल्यू हमेशा एक से अधिक होता है, इसलिए कोई भी समांतर पट्टी का संधारित्र में प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने पर उसकी धारिता क्या होती थी? बढ़ जाती थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े हम लोग, और तब पढ़े हम लोग क्या चीज़? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, संधारित्रों का समूहन। इसमें क्या चीज़? संधारित्रों का समूहन। हाँ, संधारित्र का सिंबल क्या चीज़ था? संधारित्र का सिंबल क्या चीज़ था? इस तरह से, चूंकि उसमें दो प्लेट इसलिए दो लाइन से दिखाया जाता था, और इसको सी से सूचित किया था, कैपेसिटेंस को सी से सूचित किया जाता था। एसआई मात्रक इसका होता था क्या चीज़? फैराड। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक होता है फैराड। चले, तो अब जो है कॉम्बिनेशन, तो इसमें दो तरह का कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल। इसमें दो तरह का कॉम्बिनेशन था, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या चीज़ था? अगर मान लीजिए C1 C2 इस तरह से C3 इस तरह से अगर जोड़ा हुआ है तो समतुल्य बनेगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तब बन जाएगा C = C1 + C2 + C3। ये था। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े क्या चीज़? ये पढ़ने के बाद जो है सीरीज पैरेलल पढ़ने के बाद हम लोग पढ़े एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, संधारित्र में स्थिति ऊर्जा, संधारित्र की स्थिति ऊर्जा या चालक की स्थिति ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला आया था क्या चीज़? U = ½ CV²। C कैपेसिटेंस, V हो गया उसका विभव जिस पर उसको आवेशित किया गया है, या ये आया था इसका, और एक और फॉर्मूला आया था Q²/2C आया था, एक और था ½ QV। इस तरह से तीन फॉर्मूला हम लोगों को मिला। ठीक है, जब दो कैपेसिटर को जब जोड़ा जाता है तब उसमें क्या होता है? एनर्जी का लॉस होता है, जिसका कॉमन पोटेंशियल का ही फॉर्मूला हम लोगों को निकाले थे कि अगर मान लेते हैं दो कैपेसिटर है और दोनों को अगर जोड़ दिया गया समांतर क्रम में। हाँ, ध्यान रखना है, फिर से एक बात याद करा दे रहे हैं, समांतर क्रम में क्या चीज़ होता था? वोल्टेज समान, आवेश का बंटवारा, और श्रेणी क्रम में क्या चीज़? आवेश समान, वोल्टेज का बंटवारा। तो समांतर क्रम में जब जोड़ा जाता था, मान लेते हैं ये है अगर V1 पर है और ये V2 पर है, इसका C1 है इसका C2 है, तो जैसे ही जुड़िएगा तो दोनों का वोल्टेज तो सेम हो जाएगा। तो वही हुआ कॉमन पोटेंशियल, कॉमन वोल्टेज, जिसका फॉर्मूला होता था C1 V1 + C2 V2/C1 + C2। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों को ये सब करते करते हम लोग आखिरी टॉपिक पर पहुँचे क्या चीज़? 1D ग्राफ जनरेटर, 1D ग्राफ जनित्र। 1D ग्राफ जनित्र क्या चीज़? यह एक युक्ति है, एक जनरेटर है जो कि क्या करता है? उच्च वोल्टता ये उत्पन्न करता है। ये किस पर काम करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। सिद्धांत क्या चीज़ था? सिद्धांत क्या चीज़ था कि कोई भी चालक के नोक पर आवेश घनत्व अधिकतम होता है जहाँ से आवेश का प्रवाह हवा में होने लगता है। ठीक है, और उसका संरचना और ये सब जो है हाल ही में पढ़ाए हैं, तो उसको थोड़ा सा निकाल के देख लीजिएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, जो आज इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा चैप्टर का एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। वैसे फिर से हम टाइम देंगे ही, जब चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है उसका फिर से हम टाइम देंगे, लेकिन रिवीजन कर लीजिएगा। और फिर जा करके बस एक क्लास और चलेगा जिसमें न्यूमेरिकल चलेगा, और उसके बाद जो है सो फिर हम लोग अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।